नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है, तो इसी कड़ी में इंदौर से आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अनिल बख्शी, जो कि इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर में प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं। डॉक्टर अनिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। धन्यवाद। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोवा वेन्स की समस्या और उनके इलाज के बारे में भी आज डॉक्टर अनिल से जानेंगे। डॉक्टर अनिल, सबसे पहले समझना चाहूंगी वेरिकोज वेन्स आखिर क्या समस्या होती है? वेरिकोज वेन्स जो है ये बॉडी के अंदर जो शिराएं, जो धमनियां होती है, शिराएं होती है, जी। वेन्स होती है, जिनको इंग्लिश में वेन्स बोलते हैं। ये वेन्स जो है बॉडी के अंदर खून को वापस हार्ट की तरफ ले जाने का काम करती है। चलिए, ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि वेरिकोज वेरिकोज। वेन्स जो है सिर्फ पाँव में होती है। हम्म। आप अपने मेडिकल करियर की अगर बात की जाए तो आपने कितने लोगों को इस बीमारी से पीड़ित होते हुए देखा है आमतौर पर? ये काफ़ी कॉमन है। ऑलमोस्ट 2 to 3% ऑफ पॉपुलेशन को इस बीमारी से ग्रसित होती है। और मेरे करियर में मैंने हजारों पेशेंट इसके देखे हैं। चलिए डॉक्टर अनिल, किन लोगों को इस बीमारी के होने का सबसे ज्यादा खतरा आपने देखा है? अधिकतर मैंने लेडीज़ में बहुत सारी बीमारियां देखी हैं, पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी के बाद ये काफ़ी आम है। और दूसरे लोग जिनका ज़्यादा खड़े रहने का काम पड़ता है और जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, उन लोगों में ये काफ़ी कॉमन है। बिल्कुल, यानी कि जिन लोगों को खड़े रहने की समस्या से जूझना पड़ता है रोज़ाना, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, जिस तरह से डॉक्टर अनिल ने बताया कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में वेरिकोज वेन्स की आमतौर पर यही समस्या देखने को मिलती है। और वेरिकोज वेन्स आमतौर पर पैर में देखा जाता है, पैर की अधिक समस्या होती है, जिसमें ये जो वेन्स हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक आप जब खड़े रहते हैं तब आपके पैर के वेन्स पर इसका असर पड़ता है। इस प्रभाव से वेरिकोज वेन्स की समस्या हो सकती है। जिस तरह से डॉक्टर अनिल ने बताया, ये आमतौर पर प्रेग्नेंट लेडीज को इस तरह की समस्या से जूझना पड़ता है, सिंस मतलब अपने पास, उनके पास अपने बच्चे का भी बोझ होता है, और ऐसे में इस बोझ के चलते वो उनके पैर पर सीधा प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स की समस्या से उनको दो चार होना पड़ता है। डॉक्टर अनिल, आगे आपसे समझना चाहूंगी, क्या कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं वेरिकोज वेन्स में? वेरिकोज वेन्स के काफ़ी लक्षण हैं। इनमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये दिखने में बड़ी भद्दी दिखती है, और ये हरी हरी नसें काफ़ी दिखती है। फिर लोगों को इसके कारण से पेन काफ़ी होता है, क्रैम्प आते हैं, जिनको बालवी के अंदर हमारे यहाँ बावटा बोलते हैं। हम्म। और फिर काफ़ी लोगों को सूजन आ जाती है, पाँव में काले काले निशान पड़ जाते हैं, और कितनी बार एक्जिमा जैसी शिकायत हो जाती है, उसके अंदर से पानी गिरने लगता है चमड़ी के अंदर। और एक तो बड़ा खतरनाक इसका ये होता है कि इसके अंदर ब्लीडिंग भी हो जाती है। कभी काफ़ी लोगों को ब्लीडिंग से ग्रसित होते हुए देखा है, और अल्टीमेटली इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े घाव हो जाते हैं। ये घाव अपने आप होते हैं, न किसी चोट के कारण से होते हैं, न किसी साइलेंसर के चिपकने से होते हैं। ये घाव अपने आप हो जाते हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि मैंने ये खुजली कर दी इस पे, या मुझे ये खरोच लग गई, या किसी से मैं टकरा गया उसके बाद ये घाव पड़े हैं। नहीं, ये अपने आप होते हैं। ये बीमारी ऐसी है
कि इसके अंदर अपने आप घाव हो जाते हैं, और ये घाव ऐसे हैं जो कि महीनों तक चलते रहते हैं, सालों तक चलते रहते हैं। कितनी इसकी दवा, गोली, पट्टी, इंजेक्शन जो सब कुछ कर लेते हैं लोग, उसके बाद ही हमारे पास आते हैं, लेकिन फिर भी ये घाव नहीं भरते हैं। तो बिल्कुल ये सबसे डॉक्टर खतरनाक कॉम्प्लिकेशन। डॉक्टर अनिल ने हमें बताया किस तरह से वेरिकोज वेन्स में तमाम लक्षण देखने को मिलते हैं। आपकी पैर की नसें होती हैं जो वो लाल पड़ जाती हैं, हरी पड़ जाती हैं, और सीधे तौर पर दिखने लगता है कि आपकी वेन्स में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। पैर में दर्द साथ ही एक बड़ा लक्षण देखने को मिलता है। अनिल ने बताया, जिस तरह से डॉक्टर अनिल ने बताया कि पैर की जो वेन्स हैं उसमें ब्लीडिंग देखी जाती है। ब्लीडिंग और जैसी गंभीर समस्या जब आप देखने लगते हैं अपने वेन्स में, तो ऐसे इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस और इस तरह के लक्षण दिखने पे जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए डॉक्टर अनिल का एक बार फिर रुख करेंगे। डॉक्टर अनिल, वेरिकोज वेन्स में क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? आगे जाकर क्या खुजली की समस्या भी मरीज में देखने को मिलती है? यस, खुजली काफ़ी आम है इसके अंदर। सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन इसका है ब्लीडिंग का। इस अधिकतर अपने को कहीं से ब्लीडिंग होती है, तो चोट लगने पे ब्लीडिंग होती है या कुछ कटने पे ब्लीडिंग होती है, तो अपना ध्यान उसकी तरफ जाता है कि अरे ये तो ब्लीडिंग हो रही है, तो अपन उसका तुरंत उपाय करते हैं, तुरंत उपचार करते हैं। वेरिकोज वेन ऐसी समस्या है जिसके अंदर ब्लीडिंग स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होती है, न किसी चोट से लगने से होती है, न कटने से होती है। तो उस कारण से क्या होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं रहता है कि उसके पाँव में से ब्लीडिंग हो रही है। हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आ गए हैं जिनके 2-2 लीटर ब्लड तक निकल गया, बेहोश होके गिर गए। उसके बाद लोगों ने देखा कि चारों तरफ खून फैला हुआ है, और ये ब्लीडिंग के कारण से उनका काफ़ी खून जो है बह गया है, और उनको निश्चेतना हो गई है, उनको बेहोशी आ गई है, और उनको तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है और उसका उपचार किया जाता है। तो ये तो एक खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है जो कि कभी कभी जानलेवा भी हो जाता है। दूसरा इसका कॉम्प्लिकेशन है जिसको कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लक्षण हैं कि पाँव एकदम से काफ़ी सूज जाता है, पूरा पाँव, यानी ये लोअर लेग, थाई और पंजा, ये तीनों जो हैं काफ़ी सूज जाते हैं। इतने मतलब ऑब्वियसली दूसरे पाँव से डबल साइज हो जाती है इसकी। तो ये इसको डीप वेन कहते हैं। डीप वेन के अंदर थक्का जमना एक खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है। यदि ये कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसमें से ये खतरा और बना रहता है कि उस डीप वेन के थक्के का कुछ टुकड़ा यदि वहाँ से टूट गया तो वो सीधा हार्ट में होके और लंग्स में जाके फंस जाता है। तो लंग्स में फंस जाता है, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यदि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया तो उतने हिस्से से ऑक्सीजन का आदान प्रदान रुक जाता है, तो शरीर में अचानक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और यदि ये बड़ा थक्का बन गया और उसने काफ़ी बड़ा एरिया लंग्स का ऑक्यूपाई कर लिया तो फिर ये जानलेवा बन जाता है। तो ये इसके दो जानलेवा कॉम्प्लिकेशन हैं। तीसरा कॉम्प्लिकेशन अभी मैंने पहले ही बताया कि पाँव में बड़े बड़े घाव हो जाते हैं। ये घाव अच्छे बहुत गहरे हो जाते हैं और ये कभी भी भरने का नाम भी नहीं लेते। इनका कुछ भी इलाज करो, जो साधारण इलाज करते हैं, जो हम जो करते हैं वो डिफरेंट है, लेकिन साधारण इलाज जो करते हैं उसके बाद भी ये घाव भरते नहीं हैं। पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब 2 साल से ये घाव चल रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा, अब आप इसका कुछ करो। तो डॉक्टर अनिल, जिस तरह से आपने बताया कि लोगों को डायग्नोज करने में कई बार काफ़ी समय लग जाता है, पता नहीं चलता है कि वेरिकोज वेन्स की उनको दिक्कत है। आपसे समझना चाहूँगी, प्राथमिक लक्षण क्या कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको देखकर मरीज को ये पता चल जाए कि बस अब डॉक्टर से सलाह लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? वेरिकेज वेन की डेफिनेशन है इलोंगेटेड टॉर्चुअस वेन, मतलब वेन लंबी हो जाती है और घुमावदार हो जाती है, और अपने पाँव के अंदर अपने को ये सामने दिखती है कि ये गुच्छे जो हैं वेन के, ये उभर आए हैं। नॉर्मल वेन जो होती है वो सीधी चलती है, उसमें घुमावदार नहीं होती।
ये जो वेन्स होती है ये घुमावदार होती है और चमड़ी पर ऊपर उठ जाती है, बाहर से अपने को दिखती है। यदि अपन पैंट वगैरह हटा के देखें तो सामने दिखती है कि अरे ये तो कुछ और है, ये नॉर्मल नहीं है। तो ये देखने में तो पेशेंट भी अपने आप डायग्नोस कर सकता है कि उसको वेरिकोज वेन्स हो गई। इसके लिए डॉक्टर्स की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, इट इज़ ऑब्वियस देयर, वो सामने दिखती है। बिल्कुल। और ऐसे में आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि वेरिकोज वेन्स के कारण क्या कुछ होते हैं? आपने पहले 2-3 बातों में बताया कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में आमतौर पर देखा जाता है। विस्तार से समझना चाहूँगी क्या कुछ कारण होते हैं? वेरिकोज वेन्स के कई कारण हैं, बट 50% कारणों में ऑलमोस्ट हेरिडिटरी आती है। हुँ। हेरिडिटरी का मतलब उसके घर के अंदर किसी को वेरिकोज वेन हुआ हो, या तो मामा साइड में हुआ हो या पिताजी के साइड में हुआ, मम्मी साइड में हुआ, तो ये हेरिडिटरी काफ़ी कॉमन है। फिर उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन जो आता है वो प्रेगनेंसी रिलेटेड है। महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी होती है, जनरली फर्स्ट प्रेगनेंसी में इसकी शुरुआत होती है और सेकंड प्रेगनेंसी के बाद ये काफ़ी बढ़ जाती है। डॉक्टर अनिल, ये भी समझना तीसरा चाहूँगी। कारण जो मैंने पहले बताया कि जो लोग जो हैं जी। ये भी समझना चाहूँगी कि खड़े कितना रहने का काम जिनका ज़्यादा होता है, कितना खतरनाक हो सकता है? जिस तरह से हम विजुअल्स देख रहे हैं, आमतौर पर देखने पर लग रहा है काफ़ी खतरनाक बीमारी है। इसके मार्क्स के बारे में समझना चाहूँगी, क्या इलाज के बाद भी जीवन भर ये मार्क्स उस तरह से पैर पर रह जाते हैं? जो ये वेरिकोज वेन सामने दिख रही है ये तो ख़त्म हो जाती है। और यदि इसके मार्क्स यदि पिगमेंटेड हो गए हैं, कालापन आ गया है, तो वो कुछ हद तक कम हो जाता है, पर पूरी तरह से नहीं जाता। एक बार कालापन आ गया तो थोड़ा बहुत कालापन तो हमेशा रहता है। और अगर इसका इलाज समय पर ना कराया जाए तो कितना खतरा आगे चलकर मरीज को फेस करना पड़ेगा? इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन का रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 से 10% है। इसके अंदर इसका मतलब ये है कि 90% लोग जो हैं बिना किसी प्रॉब्लम के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन 10% 15% लोगों में जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग यही एडवाइस करते हैं कि यदि ये सिम्टोमेटिक है, इससे कुछ समस्याएं पैदा हो रही है, पाँव में सूजन आ रही है, पाँव में दर्द हो रहा है, ज़्यादा उभरी हुई नसें हैं, तो इसका इलाज हमेशा करवा लेना चाहिए। इसी के साथ डॉक्टर अनिल, अब जांच पर मैं आपसे चाहूंगी कि विस्तार से आप जानकारी दें, किस तरह से किस तरह की जांच की सलाह दी जाती है, क्या प्रोसीजर रहता है इनकी जांचों का? सबसे इम्पोर्टेंट जांच जो इसकी है वो क्लिनिशियन का जांच है। जो डॉक्टर्स जो अपनी जांच करते हैं, पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट को खड़ा करके देखते हैं कि कितनी नसें ये उभर रही है, कौन कौन से सेगमेंट के अंदर उभर रही है, ये घुटने के ऊपर है या घुटने के नीचे है या पंजे के ऊपर ज़्यादा है। ये क्लिनिशियन का जो विजुअल जांच होती है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जांच होती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट जांच जो होती है वो है कलर डॉपलर। उसको कलर डॉपलर यानी एक सोनोग्राफी होती है पाँव की, जैसी अपनी पेट की सोनोग्राफी होती है उसी तरह पाँव की सोनोग्राफी होती है। पाँव के इससे इस जांच के अंदर कोई सुई नहीं लगती, कोई इसके अंदर कोई इंजेक्शन नहीं लेना पड़ता, ऐसा नहीं है। इसके अंदर सिर्फ अल्ट्रासाउंड प्रोब जो है पाँव के ऊपर घुमाया जाता है और उससे ये देखते हैं कि कोई वॉल्व उसका खराब तो नहीं हो गया। मैं ये बताना चाहूँगा कि वेरिकोज वेन के अंदर अधिकतर जो समस्या आती है वो वॉल्व के खराब होने से आती है। अपनी बॉडी में सुपरफिशियल वेन है और डीप वेन है। सुपरफिशियल वेन हमेशा डीप वेन को ज्वाइन करती है और ब्लड जो है सुपरफिशियल वेन से डीप वेन के अंदर एंटर होता है। जहाँ पर वो एंटर होता है वहाँ पे एक वॉल्व, वन वे वॉल्व होता है, जो कि ब्लड को डीप वेन की तरफ तो जाने देता है, लेकिन डीप वेन से ब्लड सुपरफिशियल में नहीं आ पाता है। जब ये वाल्व खराब हो जाता है
इसका मतलब डीप वेन का ब्लड जो है सुपरफिशियल वेन में आ रहा है, दैट वो प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि हमेशा ब्लड जो है, जो डीप वेन से हार्ट की तरफ जाना चाहिए था, वो हार्ट की तरफ नहीं जा रहा है। उसका कुछ पोर्शन जो है सुपरफिशियल वेन में नीचे आ रहा है, और नीचे चूंकि कोई एक्स्ट्रा टंकी तो बनी हुई नहीं है, वो वेन पर लोड मारती है। वेन पर लोड करने के बाद वेन को चौड़ा करके फुला देती है, और उस वेरिकोज वेन का जनक होता है। तो इसीलिए हम जांच में यही पता करना चाहते हैं कि कौन कौन से वाल्व जो हैं इसके रास्ते के अंदर खराब हो चुके हैं, ताकि जब हम उसका इलाज करें तो सटीक इलाज हो और उसका अच्छी तरह से इलाज हो। बिल्कुल, यानी कि इसका इलाज संभव भी है। डॉक्टर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, आमतौर पर कहा जाता है कि वेरिकोज़ वेन्स जो होती हैं वो एक कॉस्मेटिक इश्यू होती है। इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? क्या ये बात कहाँ तक सच है, आपसे समझना चाहूँगी? सही है। इसके दो तरह के ट्रीटमेंट हैं, मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग पेशेंट्स को एक्सरसाइज देते हैं, और एक स्पेशल मोजा आता है जो कि काफ़ी टाइट होता है। तो मोजा जो है पंजे से लेके ऊपर थाई तक पहनना रहता है। तो दिन के टाइम पे जब ज़्यादा खड़े रहने का काम हो, ज़्यादा अपराइट पोजीशन हो, तो उस समय ये मोजा पहन के रखते हैं। हम लोग हमारे पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि सुबह नहा धो के ये मोजा पहन लीजिए, और शाम को जब बेड पर रिटायर होने जाते हैं तब ये मोजा निकाल लीजिए। इस कारण इससे ये वेरिकोज वेन्स काफ़ी कंट्रोल में रहती है। सालों साल इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है, अच्छा रहता है। और कितने लोग जो हैं इसके अंदर लापरवाही करते हैं, मोजा नहीं पहनते हैं, और फिर ये बीमारी धीरे 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 बढ़ती रहती है। कुछ एक्सरसाइजेस भी आती है हमारी तरफ से, और एक्सरसाइज का चार्ट हम पेशेंट्स को देते हैं। और उसके अंदर बेसिकली एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज है काफ पंप जो अपना होता है, वो ब्लड को हार्ट की तरफ फेंकने का काम करता है। तो उस काफ पंप को हम पावरफुल बनाते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, ताकि ब्लड जो है वो नीचे नहीं रुके, वो सीधा हार्ट की तरफ फोर्सफुली चला जाए। तो उस यदि ऐसा होता है तो वेरिकोज होने की समस्या कम हो जाती है। बिल्कुल, कुछ साथ ही गोलियां भी होती है जो वेन का टॉनिक होता है, वेन का टॉनिक होता है, और वो हम देते हैं, उससे भी वेरिकोज वेन में फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल, और मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ-साथ लेज़र ट्रीटमेंट का भी ज़िक्र कई जगह किया जाता है। किस तरह से लेज़र ट्रीटमेंट किया जाता है वेरिकोज़ वेन्स का? जो पेशेंट्स की वेरिकोज वेन ज़्यादा हो जाती है, समस्या होती है, सिम्टम्स होते हैं जो कि मोजा वगैरह पहनने से कंट्रोल में नहीं आते हैं, उनके लिए ऑप्शन फिर सर्जरी का रहता है। सर्जरी के अंदर लेज़र ट्रीटमेंट इज़ ए मिनिमल इन्वेजिव ऑपरेशन है। तो एक तरह का ऑपरेशन ही है, लेकिन उसके अंदर चीर फाड़ नहीं के बराबर होती है। लेज़र इज़ एक टाइप की एनर्जी है जो कि जनरेटर से डिस्टेंस पे ले जाई जा सकती है। तो लेज़र ट्रीटमेंट के अंदर हम ये करते हैं कि जो हमने डॉपलर के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये वाल्व ख़राब हैं, तो उस वाल्व के नीचे हम लेज़र फाइबर जो है पहुंचा देते हैं। लेज़र फाइबर पहुंचाने का काम जो है एक निडल द्वारा किया जाता है। तो निडल से वेन के अंदर एंट्री लेते हैं, और उसके अंदर लेज़र फाइबर डालकर वाल्व के नीचे तक उस लेज़र फाइबर को पहुंचा देते हैं। और जिसको हम उसके अंदर लाइट आती है, तो लाइट से हमें पता चल जाता है कि वाल्व के नीचे पहुंच गया है। और इसके अंदर अल्ट्रासाउंड की भी हेल्प ली जाती है, और उसको पोजीशन को नियत किया जाता है कि हाँ, ये बराबर वाल्व के नीचे फाइबर पहुंच गया है। उसके बाद हल्का एनेस्थीसिया देके, लोकल एनेस्थीसिया देकर, और एनर्जी को फायर किया जाता है। एनर्जी को फायर करने से वेन सिकुड़ जाती है, और धीरे धीरे उसको फाइबर को विड्रॉ करके उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो पूरी लेंथ की जो वेरिकोज वेन्स है वो उससे ट्रीटमेंट हो जाता है, और वो वेन का इलाज सटीक है, और वो वेरिकोज वेन की समस्या हल हो जाती है।
बिल्कुल। और आपने बताया किस तरह से लेज़र से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर लेज़र ट्रीटमेंट और ओपन सर्जरी को अगर कंपेयर करके देखा जाए तो क्या कुछ डिफरेंशिएशंस हैं, क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं दोनों ही मामलों में? क्या किस ट्रीटमेंट को आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं? अपने देश में 1995 के पहले इसका अधिकतर इलाज जो है ओपन सर्जरी से ही हुआ करता था। लेज़र इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। 95 से लेज़र इंट्रोड्यूस होने लग गई है और अब तो पूरे देश के अंदर लेज़र ट्रीटमेंट ही फर्स्ट चॉइस लोगों का बन गया है। उसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि इसके अंदर दर्द जो है बहुत कम होता है, काफ़ी कम दर्द होता है। दूसरा जो है ये लोकल एनेस्थीसिया के अंदर हो जाता है। पहले जो ट्रीटमेंट ऑपरेशन से किया जाता था तो पीठ में सुई लगाई जाती थी या पूरा बेहोश किया जाता था, तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो वो ये सब अवॉइड हो जाते हैं। इसके अंदर तो सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसी के अंदर ये ट्रीटमेंट हो जाता है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि अधिकतर केसेस में ये डे केयर सर्जरी होती है। डे केयर सर्जरी मतलब पेशेंट उसी दिन आएगा, 2-3 घंटे में ट्रीटमेंट हो जाएगा, 2-3 घंटे आराम करेगा और उसके बाद चलते हुए अपने घर तक पहुंच जाएंगे। ज़्यादा उसके लिए रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हमारे कई मरीज ऐसे आए हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट कराया और सीधे जाकर अपनी शॉप पर बैठ गए या अपने ऑफिस चले गए, जबकि हमने उनको कहा कि 2-3 दिन रेस्ट करो, पर वो बोले डॉक्टर साहब दर्द ही नहीं है तो मैं क्यों रेस्ट करूं, मैं तो जाके चालू कर दिया काम। एंड वी वर सरप्राइज, क्योंकि हम अधिकतर लोगों को कहते हैं कि 2-3 दिन उपचार के बाद रेस्ट करें, लेकिन वो तो सीधे अपने काम पे चले गए। तो ये सब बेनिफिट हैं। ज़्यादा चीरा नहीं लगता, चीर फाड़ नहीं होती और टाँके जो हैं कोई लगते भी हैं तो गलने वाले रहते हैं। बट रोज़ जो है डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं पड़ता है। पहली विजिट उपचार के बाद जो होती है वो 7 दिन बाद होती है डॉक्टर की क्लिनिक पे। कितने ही लोग जो बाहर के आते हैं वो तो वहीं के डॉक्टर से हमारी बात करा देते हैं, तो वहीं के डॉक्टर जो हैं हमसे फ़ोन पे बात करके बता देते हैं कि डॉक्टर साहब सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इसका आगे क्या उपचार है। तो वो हम उन्हें बता देते हैं कि आगे क्या करना है। एंड देन उनको हम सीधे महीने 1.5 महीने बाद वापस क्लिनिक में देखते हैं एंड वी सी देयर हैप्पी फेसेस। जिस बीमारी का आप सर ज़िक्र कर रहे हैं काफ़ी ख़तरनाक है और विजुअली भी ख़तरनाक है और इलाज भी आप बता रहे हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इसमें। डॉक्टर अनिल, इसकी रीअकरेंस रेट का क्या कुछ है? मतलब इसके फिर से होने की संभावनाएं कितनी रहती हैं? किसी भी बीमारी के अंदर 100% क्योर नहीं होता, एक्सेप्ट कुछ बीमारियां छोड़ के, जैसे अपेंडिक्स हुआ या गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ, उसके अंदर भी रेकरेंसेस हैं। लेकिन वेरिकोज वेन्स में भी ऐसे ही रेकरेंस है। जैसे कि आपने सुना होगा कि हार्ट बाईपास हो गया, उसके बाद वापस ब्लॉक हो गया, फिर उसमें रेकरेंस हुआ। ऐसा कैसा वेरिकोज वेन में भी रेकरेंस है। पर ये परसेंटेज जो हमारी प्रैक्टिस के अंदर हमने देखा है, ये 2 से 4% से ज़्यादा नहीं है। और जो भी रेकरेंस होता है वो माइल्ड वेराइटी का होता है, कमज़ोर वेराइटी का होता है, जिसको ईजीली उपचार किया जा सकता है। उसके लिए जैसा पहला उपचार किया था उतना का उतना उपचार करने की ज़रूरत नहीं रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम वेन फार्मर बोलते हैं, तो उनकी कोई सी भी वेन को ठीक कर दो, वो दूसरी वेन उठ के आते हैं। वो उनका परसेंटेज बहुत कम है, वो सिर्फ 0.5 या 1% ऐसे लोग रहते हैं। बाकी अधिकतर लोगों के अंदर ये कोई समस्या नहीं होती है, रेकरेंस की ज़्यादा समस्या नहीं है। बिल्कुल। अंत में ये भी जानना चाहूँगी डॉक्टर अनिल, वेरिकोज वेन्स ना ही हो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्या कुछ सावधानियाँ हैं जो पहले ही हम बरत सकते हैं? काफ़ी सारी सावधानियां, जैसे मैंने एक बार पहले बताया था कि एक तो ज़्यादा खड़े रहने का काम हो तो अपन चलते फिरते रहें। चलते फिरते रहने से क्या होता है कि काफ पंप एक्टिव रहता है, जो भी ब्लड नीचे आया है वो तुरंत ऊपर की तरफ हार्ट की तरफ जाता रहता है। तो काफ पंप को जो है अपने को हमेशा एक्टिव रखना है। जैसे अपन बैठते भी हैं तो बैठते को हम लोग बोलते हैं सेमी स्टैंडिंग।
जो भी पर्सन बैठा हुआ है उसके क्या है, थाई पे नी मुड़ जाते हैं और नी के नीचे का पोर्शन जो है वो स्टैंड स्टिल रहता है, वो उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो ये नी एक्टिविटी होने के कारण से क्या होता है कि ब्लड वहाँ पे पूल हो जाता है और वो धीरे धीरे वेरिकोज वेन होने की संभावना रहती है। तो हमारा ये कहना है कि यदि पर्सन जो भी बंदा है वो बैठे भी तो अपने एंकल्स को हिलाते रहे, थोड़ा एंकल को मूवमेंट देते रहेंगे तो ब्लड जो है वापस ऊपर चला जाएगा, काफ पंप का कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बीच में जो ब्लड है वो फोर्सफुली ऊपर चला जाएगा और वेरिकोज वेन होने की समस्याएं कम रहेगी। अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज करें, उससे भी वेरिकोज वेन्स की समस्या कम होती है। और यदि कुछ लक्षण दिखते हैं तो उसके लिए वो स्टॉकिंग्स पहनेंगे, मोजे पहनेंगे तो भी ये वेरिकोज वेन्स काफ़ी कंट्रोल में रहती है, आगे नहीं बढ़ती है। बिल्कुल, चलिए डॉक्टर अजय बख्शी, आपने कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आज हमारे साथ साझा की वेरिकोस वेन्स को लेकर भी, और मैं आशा करती हूं कि हमारे दर्शकों को इससे काफ़ी सहायता मिलेगी इस चर्चा के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका भी, बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे आपने। चलिए, तो आज डॉक्टर अनिल बख्शी से वेरिकोस वेन्स की समस्या के इलाज के बारे में हमने कई सारी जानकारियां साझा की। निश्चित रूप से आपको सभी सवालों के भी जवाब मिल गए होंगे। यदि आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और फौरन डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे सलाह लें। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।